नमस्कार बच्चों। आज हम वस्त्र परिसज्जा टॉपिक के अंतर्गत रासायनिक परिसज्जाओं के बारे में बात करेंगे। हम पहले बात कर चुके हैं कि परिसज्जाएं जो हैं वो वस्त्र की ब्यूटी को बढ़ाने और उसके दोषों को कम करने के लिए कपड़ों पर दी जाती है, यानी कि गुण बढ़ाने और अवगुणों को छिपाने के लिए। इससे पहले हमने यांत्रिक परिसज्जाओं के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे रासायनिक परिसज्जाओं के बारे में। रासायनिक परिसज्जाएं यानी कि केमिकल फिनिशेस वे परिसज्जाएं हैं जिन्हें करने के लिए रासायनिक पदार्थों की सहायता ली जाती है। ये बहुत सी अलग अलग तरह की परिसज्जाएं होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम इन 6 फिनिशेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मर्सराइजिंग की। मर्सराइजिंग परिसज्जा जो है वो वस्त्र की सतह को सुंदर, कोमल, चिकना, चमकदार बनाने के लिए की जाती है और ज़्यादातर यह परिसज्जा सेल्यूलोजिक फाइबर यानी कि वनस्पतिक रेशे, उसमें भी कॉटन के वस्त्रों पर सबसे अधिक दी जाती है। मर्सराइजिंग प्रक्रिया का आविष्कार सन 1844 ईस्वी में इंग्लैंड के डॉक्टर जॉन मार्शर के द्वारा किया गया था और उन्हीं के नाम पर इस प्रक्रिया का भी नाम रखा गया। सबसे पहले उन्होंने लिनन के वस्त्र पर इस परिसज्जा को दिया और उसकी सफलता को देखते हुए उन्होंने देखा कि किस तरह से लिनन का रफ कपड़ा मर्सराइजिंग के बाद में एक चमकदार लचीला कपड़े में बदल गया। इस प्रोसेस में क्या होता है कि रेशे की जो खुद की जो बनावट है उसकी बनावट फूल जाती है और लंबाई में कुछ सिकुड़ कर रेशा चौड़ाई में गोलाकार आकार ले लेता है, जिससे क्या होता है इसकी चमक बढ़ जाती है, एज वेल एज उसमें वाटर एब्जॉर्प्शन यानी कि जल अवशोषण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। जल अवशोषणता बढ़ने से क्या होता है कि इसमें जो डाइंग प्रोसेस है यानी कि उसमें जो रंग हैं वो बहुत ही अच्छे से चढ़ते हैं और पक्के होते हैं। वस्त्र की सतह चिकनी होने के कारण यह जल्दी गंदे भी नहीं होते और देखने में चमकदार दिखते हैं। इस प्रोसेस में जो रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल होता है वह है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडे के 18 से 20% के ठंडे घोल में कपड़े को 8 से 10 घंटे तक डुबो के रखा जाता है और इसके बाद में इस घोल से निकालकर कपड़े को खींचकर तान दिया जाता है ताकि सारा जो रसायन है वह एक समान पूरे वस्त्र पर सभी रेशों तक पहुंच सके और फिर समान दाब प्रवाहित करते हुए कास्टिक सोडे को पानी से धोकर हटा दिया जाता है। यदि कास्टिक सोडे के क्षारीय प्रभाव को नष्ट करना है पूरी तरह, तो कई बार क्या करते हैं कि वस्त्र को हल्के डाइल्यूटेड अम्ल के घोल में कुछ देर के लिए धोकर सुखा लिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस में जो मुख्य केमिकल पदार्थ इस्तेमाल हो रहा है वह कास्टिक सोडा होता है। इससे क्या इस पूरी प्रक्रिया के बाद में वस्त्र में जो रेशे हैं उनका आकार गोलाकार हो जाता है, जिससे वो सरफेस पर ज़्यादा चिकने दिखाई देते हैं, चमकदार दिखाई देते हैं। तो यह जो प्रक्रिया है वह कॉटन, लिनन और दूसरे सेल्यूलोजिक फाइबर पर अपनाई जाती है। इसके बाद में जो दूसरी फिनिश है उसके बारे में बात करते हैं, वह है वाटरप्रूफ फिनिश यानी कि जल अभेद्य परिसज्जा। वस्त्र में जल प्रवेश ना करे इसके लिए यह परिसज्जा दी जाती है और इस परिसज्जा के द्वारा जो कपड़ा बनता है वह परिधान में कम इस्तेमाल होता है, लेकिन रेनकोट मतलब परिधान ऐसे जो रेगुलर ना पहनने हो, रेनकोट में, अम्ब्रेला में, इस तरह में इस्तेमाल होता है। इसके साथ साथ तिरपाल इत्यादि, बरसाती इत्यादि में यह काम में लाया जाता है। इस परिसज्जा के लिए वस्त्र की सतह पर प्लास्टिक अथवा रबड़ की
सिंथेटिक रेजिन जो है उसकी परत चढ़ाई जाती है, ताकि वस्त्र के जो छिद्र हैं, रेशों के बीच की जो जगह है वो बंद हो जाए और कपड़ा जो है वो बिल्कुल वाटरप्रूफ हो जाए। इसके लिए ज़्यादातर उन वस्त्रों का इस्तेमाल किया जाता है जिसका कि गुणांक कम हो, और ताकि जो प्लास्टिक की जो एक परत है वो आसानी से उस पर लगाई जा सके। इस तरह के वस्त्र पर पानी ठहरता नहीं है और आर पार नहीं होता। पानी के साथ साथ यह हवा को भी का आवागमन भी रोक देता है। इसीलिए इस तरह का जो कपड़ा है वो गारमेंट्स में पहनना जो है वो पहनने में असहाय होता है। इसलिए ज़्यादातर जो है वो रेनकोट और छतरी यानी कि अम्ब्रेला बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट फिनिश जो है वह है फायर प्रूफ फिनिश, यानी कि अग्निरोधी परिसज्जा। अग्निरोधी परिसज्जा वह परिसज्जा है जिसके देने से कपड़े पर आग बहुत नहीं पकड़ता है। ऐसा जो कपड़ा है उसके द्वारा फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं उनकी यूनिफॉर्म्स बनाई जाती हैं। इस परिसज्जा को देने के लिए वस्त्र पर दोनों तरफ ऐसे रासायनिक पदार्थ का लेप लगाया जाता है जो कि अज्वलनशील होते हैं। इस लेप से वस्त्र के सभी छिद्र बंद हो जाते हैं, और लेकिन साथ ही साथ इसका एक यह भी फ़ायदा है कि इससे वस्त्र की कोमलता पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए ये पहनने में आरामदायक ही होते हैं। एस्बेस्टस से बने वस्त्र पूरी तरह से अग्नि अवरोधक होते हैं, और भी बहुत से तरीके हैं जिसके द्वारा वस्त्र को अग्निरोधी बनाया जाता है, जैसे कि बोरिक अम्ल, बोरेक्स इत्यादि को पानी में घोलकर वस्त्र को इसमें डुबो दिया जाता है, और निकालने के बाद में वस्त्र को इस घोल से निकालने के बाद में सुखा दिया जाता है, जिससे कि वह अग्नि अवरोधक बन जाता है। लेकिन यह परमानेंट नहीं होता, 2-3 धुलाई के बाद में यह परिसज्जा हटने लगती है। दूसरा एक और तरीका है जिसमें अमोनियम सल्फेट के घोल की मोटी परत वस्त्र के दोनों ओर लगाई जाती है। इसके अलावा क्लोरीन युक्त रबर या फिर एंटीमनी ऑक्साइड अथवा विनाइल क्लोराइड के घोल में कुछ समय पर रख देने के बाद में वस्त्र की सतह पर इसकी एक परत जम जाती है जो कि अज्वलनशील इसको बनाती है। इस तरह से ये जो फिनिशेस हैं वो कपड़े को फायर प्रूफ बनाते हैं। अच्छा, इसका जो है फायर प्रूफ जो कपड़ा है वह फायर ब्रिगेड के काम तो आता ही आता है, साथ ही साथ बिल्कुल छोटे जो न्यूबॉर्न बच्चे हैं उनके लिए भी कई जगहों पर यह फायर प्रूफ फैब्रिक्स बनाए जाते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट फिनिश की बात करते हैं, वह है ब्लीचिंग यानी कि विरंजन। ब्लीचिंग का इस्तेमाल ज़्यादातर कपड़ों पर लगे गंदे मटमैले धब्बों को दूर करने के लिए किया जाता है। वस्त्र को आकर्षक, सुंदर और सफ़ेद बनाने के लिए ब्लीचिंग का काम किया जाता है। यह काम जो है वो धागे या वस्त्र दोनों पर ही हो सकता है, और ब्लीचिंग यानी विरंजन के बाद में जो वस्त्र है वह सफ़ेद हो जाता है, और पूर्णतः सफ़ेद होने के बाद में वस्त्र पर पुनः कोई और परिसज्जा देनी हो तो उसके लिए भी वस्त्र तैयार होता है। मुख्य रूप से जो ब्लीचिंग प्रोसेस है उसमें 2 तरह के विरंजक पदार्थ यानी कि ब्लीचिंग एजेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग एजेंट और दूसरा रिड्यूसिंग ब्लीचिंग एजेंट, यानी कि ऑक्सीकारक विरंजक पदार्थ और दूसरा अवकारक विरंजक पदार्थ। ऑक्सीकारक विरंजक पदार्थ जो है उसमें ऑक्सीजन की प्रमुखता होती है, और जब ये ब्लीचिंग एजेंट्स वस्त्र पर लगे धब्बों के संपर्क में आते हैं तो वहाँ से ये उन ऑक्सीजन जो है वो उसके साथ मिलकर यौगिक बना लेती है, जिससे कि वो धब्बा जो है वो वहाँ से हट जाता है। ऑक्सीकारक विरंजक
का जो उदाहरण है वो धूप का प्रकाश, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड, पोटेशियम डाइक्रोमेट या फिर सोडियम क्लोराइड जिसे हम नमक भी कहते हैं, पोटेशियम क्रोमेट, ये सारे जो हैं वो ऑक्सीकारक विरंजक पदार्थ के उदाहरण हैं। इसके बाद में जो सेकंड है रिड्यूसिंग ब्लीचिंग एजेंट, वे रासायनिक रूप से विरंजन क्रिया में इन पदार्थों जो विरंजक पदार्थ है उनका अपचयन होता है, इसीलिए इन्हें अवकारक विरंजक कहते हैं। स्टेनस क्लोराइड, जिंक, फेरस सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, ग्लूकोज, सोडियम बाइसल्फाइड आदि जो हैं वो अवकारक विरंजक पदार्थ हैं। और अलग अलग विरंजकों का जो प्रयोग है वो अलग अलग वर्ग के रेशों पर किया जाता है, जैसे कि जो वनस्पतिक रेशे हैं उन पर हाइपोक्लोराइड अम्ल, सोडियम हाइपोक्लोराइड तथा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। इससे क्या होता है कि इन पर रेशों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। वहीं पर जो प्रोटीन रेशे हैं जैसे कि ऊन और रेशम के वस्त्र हैं उन पर सोडियम डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। तो अलग अलग तरह के रेशों के प्रकार के अनुसार ब्लीचिंग एजेंट्स यानी कि विरंजक पदार्थों का उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो फिनिश है वह है कीटरोधी परिसज्जा यानी कि मोथ प्रूफिंग फिनिश। कीटरोधी परिसज्जा मुख्यतः उन वस्त्रों पर अधिक दी जाती है जिन पर कि कीड़े आसानी से आक्रमण कर देते हैं, जैसे कि जो प्रोटीन प्रधान रेशे हैं जैसे कि ऊन और रेशम इत्यादि पर कीड़े जल्दी लगते हैं, इसलिए इन पर यह मोथ प्रूफ फिनिश की जाती है। इस फिनिश के द्वारा कुछ विषैले रासायनिक पदार्थ जैसे कि सिलिकोफ्लोराइड, फ्लोरीन के यौगिक, पैराडाइक्लोरोबेंजीन आदि वस्त्र की सतह पर लगाए जाते हैं। वस्त्र की सतह पर लगा देने से क्या होता है, कीड़े के जो लार्वा हैं वे वस्त्र की सतह पर पनपते नहीं हैं। कई बार कपड़े बहुत दिनों तक बंद बक्सों में, अलमारियों में रखने पड़ते हैं। ऐसे में यदि यह फिनिश दी गई है तो वे वस्त्र आसानी से खराब नहीं होते और लंबे समय तक उन्हें स्टोर किया जा सकता है। इसके साथ साथ धूप का प्रकाश, नीम की पत्तियां और प्राकृतिक कीटरोधी भी हैं, लेकिन यह फिनिश जो है वो लंबे समय तक कारगर होती है। नेक्स्ट जो परिसज्जा है वह है परमानेंट प्रेस यानी कि स्थायी इस्त्री। सूती, लिनन और रेयॉन के कपड़ों पर जल्दी ही सिलवटें पड़ने लगती हैं। वस्त्र को पहनने के बाद में जब उसे सुखा देते हैं हम धो के सुखाने के बाद में जब दोबारा पहनना हो तो उसे प्रेस करने की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। ऐसे में इन कपड़ों को इस तरह से फिनिश दे दी जाए कि उन पर सिलवटें ना पड़ें और परमानेंट प्रेस वो रहें। तो ऐसी फिनिश देने के लिए वस्त्र को कुछ प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, जिसमें क्या होता है कि एक रासायनिक पदार्थ की लेयर वस्त्र की सतह पर लगा दी जाती है ताकि उनको वॉश एंड वियर तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन यह परिसज्जा जो है वो बहुत ही कम दी जाती है। ऐसी परिसज्जा महंगे वस्त्रों पर दी जाती है और कई बारी जो है उन्हें तो दी जाती है, लेकिन साथ ही साथ जो हीट सेट फाइबर्स हैं जैसे कि नायलॉन, पॉलिएस्टर, इन वस्त्रों को परमानेंट प्रेस देने के बाद में इनकी क्रीज ऐसे की ऐसे रहती है और धोने सुखाने के बाद में बिना प्रेस किए इन्हें वैसे के वैसे ही पहना जा सकता है। सूती, लिनन के वस्त्रों को स्थायी प्रेस देने के लिए वस्त्र पर पहले संश्लेषित रेजिन की परिसज्जा दी जाती है और उसके बाद में रेजिन की कोटिंग लगने के बाद में इसे हाई टेम्परेचर के रोलर्स के बीच से गुजारते हुए परमानेंट प्रेस कर दिया जाता है और वस्त्र पर जो एक बार क्रीज बन गई है प्रेसिंग के दौरान वह हमेशा रहती है।
और बार बार उन्हें प्रेस करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वस्त्र हमेशा चिकना, कोमल और आकर्षक दिखाई देता है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी परिसज्जाएं हैं जो कि वस्त्र को दी जाती है ताकि उसका इस्तेमाल करना आसान हो जाए, जैसे कि फफूंदी अवरोधक परिसज्जा, अवशोषकता क्षमता बढ़ाने के लिए परिसज्जा, वस्त्र का वजन बढ़ाने की परिसज्जा, स्थिर विद्युत अवरोधक, यानी कि इस तरह से परिसज्जा देना ताकि विद्युत चार्ज का अवगुण उनमें ना रहे। यह ज़्यादातर परिसज्जा जो है वो सिंथेटिक फाइबर्स पर दी जाती है। इसके अलावा सिल्वट रोधी परिसज्जा है। ये बहुत सी परिसज्जाएं हैं जो वस्त्र के गुणों को बढ़ाने के लिए उन्हें दी जाती है। थैंक यू।